हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो चैप्टर को नया नहीं है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है और 10th में यही सही और आपके 11th में भी आएगा। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं जाते हैं और स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले टॉपिक से, जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसका मानक रूप कैसा होता है? मानक रूप लिख लेते हैं। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब क्या है? इज इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं। ये मानक रूप है इसका। इससे क्या मतलब है इसका कि आप किसी भी द्विघात समीकरण यानी दो घात वाली कोई सी भी समीकरण लिख लो, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं उसको। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली ए एक्स स्क्वायर प्लस सी ये लिख लेते हैं तो ये क्या काफ़ी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी समीकरण होती है जिनमें जिनको हम इससे कंपेयर नहीं कर पाते। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम इससे किसी भी द्विघात समीकरण को, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर 3 होगा, c बराबर 5 होगा। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। और जो फॉर्मूले भी है वो मानक रूप से ही हम उनको कंपेयर करके और फिर उसकी वैल्यू हम इसी समीकरण के लिए निकाल सकते हैं। अब यह बताते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यही क्यों है मानक फॉर्म इसकी, यानी मानक रूप यही इसका क्यों है। तो देखते हैं कि कोई भी समीकरण है, जैसे हम तीन घात वाली लेते हैं, तीन घात वाली लिखते हैं, तो हमें क्या करना है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, उस इक्वेशन में क्या होगी, एक तो तीन घात वाली जो टर्म है एक्स की वो होगी, तो उसके अलावा फिर हम इसको घटते क्रम में लिखते हैं। फिर उसमें एक दो घात वाली भी होगी, यानी इससे ऊपर ऊपर तो नहीं होगी, इसके नीचे वाली कितनी भी टर्म हो सकती है, यानी तीन घात वाली होगी, एक दो घात वाली होगी और एक एक घात वाली होगी, यानी इसके ऊपर वन लिख लें या फिर नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन दो एक और एक जीरो घात वाली होगी, और जीरो घात वाली को हम क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट। ठीक है, जीरो घात होगी यानी उस कॉन्स्टेंट आएगा, यानी उसमें एक्स नहीं होगा। अब इसमें क्या, इन सब के ऊपर हम ये इन सब के सामने इनका एक कोफिशिएंट लिख लेते हैं, इसका गुणांक लिखते हैं, यानी इसका ए बी सी, और इस कॉन्स्टेंट को भी सी के बाद हम इसको कहते हैं डी कर देते हैं। तो हम इस कॉन्स्टेंट को लिखेंगे, इसको हम कर देते हैं डी, नीचे प्लस लगा देंगे, तो इसकी मानक रूप बन गया। यानी तीन घात वाली समीकरण का मानक रूप ये ऐसा बन गया। चार घात वाली का कैसे बनेगा? चार घात वाली का सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, ए एक्स की घात चार प्लस बी एक्स की घात तीन प्लस सी एक्स की घात दो, चार तीन दो, और अब एक वाली आएगी यानी डी एक्स की घात, लिखेंगे नहीं इसमें, वन। वन है, आप लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक। डी और उसके बाद ई लिख देंगे, इज इक्वल टू जीरो कर देंगे अगर समीकरण है तो। अगर बहुपद है तो जीरो इक्वल टू जीरो करने की जरूरत नहीं है। अगर बिना जीरो के लिखेंगे तो एक बहुपद हो जाएगा, और जीरो लिखेंगे तो समीकरण हो जाएगी। यानी चार घात वाली, तीन घात वाली और दो घात वाली, इस तरह से इनका मानक रूप होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने द्विघात समीकरण का मानक रूप देखा, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब दूसरा सवाल ये आता है, यानी इसका हमको क्या, हल निकालना है। इसको बोला गया हल निकालना। अब हल निकालने का मतलब क्या होता है, यानी ये इक्वेशन है, इसमें ये सब जो होते हैं ए बी और सी, ये जो ए बी और सी है ये क्या गुणांक है, और इनकी क्या एक फिक्स वैल्यू होती है, यानी ये किसी भी इक्वेशन में आपको क्या डायरेक्ट दिख जाएंगे, पाँच छः सात दो तीन चार कुछ भी लिखे हुए दिखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या एक्स चर है, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन में रखने पर बराबर जीरो आ जाए। तो उस ऐसी इक्वेशन के लिए हमको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। इस एक्स की वैल्यू को ही हम द्विघात समीकरण का हल बोलते हैं। तो जब हम इसका हल निकालते हैं तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू तो बता नहीं सकते हैं इसकी ऐसे, तो इसके कुछ मेथड होते हैं। तो पहला मेथड है इसका द्विघात समीकरण का हल गुणनखंडों द्वारा। अब गुणनखंडों द्वारा में इसका हल निकालना है। तो गुणनखंड ये दिखते कैसे हैं, यानी इसके हल अगर गुणनखंड से निकालें तो क्या प्रोसेस होती है, एक क्वेश्चन लेते हैं।
तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब है इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, और x की वैल्यू इसमें क्या, इस समीकरण का हल होगा, तो समीकरण का हल बोल देंगे या इसके मूल ज्ञात करना होता है। अब गुणनखंड वीडियो में क्या होता है, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करना सीखते हैं। तो इस इक्वेशन का गुणनखंड ऐसे करते हैं, इसका हल निकालने क्या करेंगे, 2x² माइनस 5x प्लस 3 को क्या करेंगे, ये जो 3 है हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6, ठीक है, प्लस का 6 आएगा। साइन भी आप मेंशन करके रखिए कि प्लस का 6 आएगा। और हम अब क्या करना है इसका, ये 5 जो है, ये 5x यानी 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 6 आए, ऐसे दो टुकड़े जिनको गुणा करने पर तो 6 आए और उनको जोड़ने पर माइनस के 5 आए। जोड़ने पर माइनस के 5 है यानी जो बड़ी संख्या है वो माइनस में होगी। तो हम देखते हैं कि नंबर होता है, अगर हम -3 और -2 को जोड़े तो माइनस के 5 आते हैं। तो -3 और -3 को -3 और -2 को गुणा करें तो प्लस के 6 आता है, यानी वो दोनों नंबर होंगे -3 और -2। तो हम इस 5x को, ये -5x को हमें -3x और -2x में तोड़ना होगा। तो तोड़ के देखते हैं, ये तो 2x² हमने ऐसे कैसे लिखा, ये -5x को क्या करना है -3x में और -2x में, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 5x को हम 3 और 2 5, ठीक है, -3 और -2 को जोड़ कर -5 आएगा, यानी ऐसी टर्म ये ऐसी की ऐसी है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और इसको ऐसा लिख दिया, बस हमने इसका रूप चेंज कर दिया। ये 9th में भी हमने सीखा है। तो अब इसका आसान हो जाएगा इसका गुणनखंड करना। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, पहले हम इसको अरेंज सही से करेंगे क्योंकि ये कोई इसमें कॉमन नहीं आएगा, इस दो को पहले आगे लेंगे। 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा x, और 2x बाहर ले लिया यानी -1, और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो प्लस का तो x बचेगा, उसके बाद ये माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि -3 ये 1 बचेगा, 1 सॉरी, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि इस -3 को इधर मल्टीप्लाई करने पर -3 गुणा 1 प्लस का 3 हो जाएगा, और -3 को इससे गुणा -3x हो जाएगा। थोड़ा और सिंपल करते हैं, x-1 इन दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से तो बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा -3। तो इसके दो गुणनखंड कैसे हो गए, x-1 और 2x-3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जब हम इनके गुणनखंड करते हैं तो x-1 और 2x-3 ये हमको मिलता है, बराबर 0 लिखना है सही। यानी इसको जब हमने गुणनखंड यानी इसको इस रूप में लिखा और बराबर 0, तो अब हमको क्या फ़ायदा मिलता है इसमें कि पहले जब ये दो, ये इस पे क्या पावर 2 थी, यानी जब ये स्क्वायर में था तो हमको क्या समीकरण एसी वाली हल करना हमें आता नहीं, क्योंकि हमने रैखिक समीकरण हल करना तो सीखा है 9th क्लास में, वो तो हम कर लेते, लेकिन पावर 2 हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है इसमें कि ये दो इसमें से अलग नहीं होता है, क्योंकि एक से पहले हम कॉमन ले सकते थे, अब क्या एक से निकलता नहीं है इसमें से, एक एक्स रह जाता है। तो हमने इसको रैखिक समीकरण में से तोड़ा और बराबर में 0। तो दो गुणनखंड मिलने से हमें एक फ़ायदा क्या मिलता है कि ये कोई एक क्वांटिटी है, ये कुछ भी मान लो, इसको ए मान लो, ये गुणा है 20 है, इसको पूरे को बी मान लो, और ए और बी का गुणा 0 है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब या तो ए 0 हो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि या तो ए बराबर 0 हो या बी बराबर 0। इस दो कंडीशन से तीसरी कंडीशन नहीं बनती, अगर ए गुणा बी बराबर 0 हो तो दो ही कंडीशन मिलती। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि अगर ए बराबर 0 यानी ये वाली टर्म अगर 0 तो हम क्या करते हैं, x-1 अगर 0 हो तो यहाँ से क्या मिलती है, x की वैल्यू 1। तो एक वैल्यू तो ये मिलती है, और दूसरी कंडीशन पे जाएं, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी, कंडीशन 1 से तो क्या ये वाला आंसर मिलता है, और कंडीशन 2 ले,
कंडीशन 2 में क्या होगा कि ये या तो ये बराबर जीरो हमने पहले ले लिया या फिर ये बराबर जीरो होगा, यानी 2x-3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलती है, ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये इसका 2x यहाँ था, ये इसके नीचे आ गया, लिख ही देता हूँ एक टर्म में, और ये 2x यही रहेगा, -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें तो x बराबर 3/2। तो दो वैल्यू मिलती है। और एक कॉन्सेप्ट हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो घात वाली समीकरण हो, अगर दो घात वाली समीकरण हो तो दो मूल मिलते हैं। दो मूल यानी दो सॉल्यूशन होते हैं उसके, दो मूल यानी दो सॉल्यूशन। यानी जब भी आपको ऐसी दो घात वाली समीकरण मिलेगी तो इसमें एक्स की हमेशा दो वैल्यू होगी, एक्स की हमेशा दो वैल्यू मिलेगी। अगर एक्स की घात तीन हो, अगर एक्स की घात तीन हो तो क्या होगा, हमेशा तीन वैल्यू मिलेगी। बेसिक रूल है, तो आप माइंड में लेके चलिए कि अगर यहाँ तीन घात होगी तो हमको तीन गुणनखंड मिलेंगे, ताकि हर एक गुणनखंड को, यानी ए बी और सी इस तरह से तीन मिलेंगे आपको। तो तीन गुण, ये तीन घात वाली होगी, यानी तीन घात अगर होगी तो आपको क्या तीन गुणनखंड मिलेंगे इस तरह से। तो फिर उसमें या तो ये जीरो होगा, या फिर ये वाला बी जीरो होगा, या फिर ये बराबर ये सी होगा। क्योंकि तीन संख्या का मल्टीप्लाई अगर जीरो है तो तीनों में से कोई एक जीरो है, क्योंकि किसी एक के जीरो होने पर ही जीरो हो सकता है। जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाती है, यानी ए अगर जीरो हो जाए तो बी और सी की वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा जीरो ही मिलेगा। अगर बी जीरो हो जाए तो ए और सी की वैल्यू कुछ भी हो तब भी जीरो मिलेगा, और सी की वैल्यू जीरो हो जाए तो ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो जीरो ही मिलेगा। ये एक बेसिक रूल है। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि से इसके हल निकालते हैं। और स्टूडेंट हर बार क्या होता है, गुणनखंड इस तरह से सिंपल नहीं आते, गुणनखंड क्या कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं दो घात वाले में। तो जब कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं तब आप इस तरह से गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप या हर बार इस तरह से गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 5 आए, इस तरह से अगर बीच में रूट वाला और या फिर किसी अदर टाइप की कोई टर्म आ गई तो उसमें आपको क्या प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि हम कैसी वैल्यू लें कि गुणा करने पर ये इन दोनों का गुणा करने पर हमें वैल्यू मिले कुछ इसके बराबर, और जोड़ने पर बीच वाले के बराबर मिले। तो उस कंडीशन में हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। तो दूसरे मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर -3x-10 इज इक्वल टू जीरो। अब आप एक कंडीशन ले लीजिए कि आपको लग रहा है कि, समझ लीजिए कि आपको इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कि आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि गुणा करने पर 10 आवे, यानी ए, ये ए प्लस ए और सी इन दोनों को गुणा करने पर, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म और कांस्टेंट इन दोनों को गुणा करने पर क्या बन रहा है, -10। क्योंकि यहाँ एक है और यहाँ पे -10 है, यानी -10 और इसका एक है, तो हमें क्या -10 मिल रहा है। यानी गुणा करने पर तो -10 आए, और प्लस या माइनस करने पर -3 आए, यानी इधर माइनस, ये 3 इसका एक्स का गुणांक है, का गुणांक तो हमको क्या गुणा करने पर, नहीं गुणा करने पर -10 आया, यानी जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या मिले, -3। तो आप इस तरह से नंबर हर बार प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम भी लगेगा। तो उसमें उस स्थिति में आप करते हैं शून्य का उपयोग करते हैं। शून्य का आपने पढ़ा है पहले भी कि शून्य कैसी चीज़ होती है कि इसमें ऐसी वैल्यू रख दे कि समीकरण की वैल्यू जीरो हो जाए, ये बराबर जीरो आ रहा है, यानी ऐसी ऐसी वैल्यू रख दें कि इनको ये जब हम सोल्व करें तो जीरो मिले। अगर हम सबसे पहले वन लेते हैं, एक लेने पर क्या आएगा, यहाँ पे एक रखा तो ये एक हो गया, यहाँ वन रखा तो क्या होगा, ये -3 बन गया, -3 और -10 -13 हो गया, और ये वन है यानी माइनस के 12 मिला, तो यानी एक रखने पर जीरो नहीं आया। तो इस तरह से हम आगे और वैल्यू लेंगे। तो हम वैल्यू देखते हैं कि अगर हमें तीन रखे यहाँ पे तो तीन तिया कितना आ गया, 9। फिर हम तीन लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, 9 तो यहाँ बनेगा माइनस, और फिर तीन लिया तो ये माइनस, ये फिर 9 और ये -10, 9 से 9 गया, फिर -10 आया, पहले -12 आ रहा था तो -10 आया। अगर हम 5 लें, 5 लेने पे क्या होता है, 5 लेने पे 25 आएगा,
और 5 लेने पर 15, यानी माइनस के 15 और ये माइनस के 10 है, तो ये प्लस के 25 है और माइनस 10 और माइनस 15 कितना है, माइनस के 25, यानी एक जीरो हमको मिल गया। कौन सी वैल्यू पर, यानी एक्स बराबर 5 लेने पर। ठीक है स्टूडेंट, एक्स बराबर 5 लेने पर हमको जीरो मिल गया। तो वापस पुराने मेथड पे आते हैं, क्या था उसमें, अगर इक्वेशन ऐसी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो उसमें क्या दो गुणनखंड मिलते हैं, तो या तो ये बराबर जीरो होगा, है ना, या तो ये बराबर जीरो है या ये बराबर जीरो है। तो हमने क्या किया कि एक वैल्यू निकाल ली, यानी एक्स बराबर 5। तो एक्स बराबर 5 रखने पर अगर ये जीरो आ रहा है, यानी एक्स बराबर 5 रखने पर तो एक गुणनखंड क्या होगा, इस 5 को तो ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 बराबर जीरो होगा। अगर एक्स बराबर 5 है तो एक्स माइनस 5 बराबर जीरो होगा, यानी एक्स माइनस 5 यहाँ इसका एक गुणनखंड मिल गया हमको। ठीक है स्टूडेंट, शून्य रखने से क्या होता है, एक गुणनखंड मिल गया। अब हमें आगे प्रोसेस क्या करनी है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमको क्या, एक एक्स माइनस 5 हमको एक गुणनखंड मिल गया था। ठीक है, हमको दूसरा गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को ऐसे जमाएंगे कि एक्स माइनस 5 एक गुणनखंड हमें यहीं से मिल जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक बार उसको यहाँ वापस लिखते हैं, माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर यहाँ है। हमें क्या करना है कि एक्स माइनस 5 बनाना है, तो एक एक्स यहाँ से कॉमन निकलने के बाद एक एक्स यहाँ बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 5x, एक तो एक बार तो जोड़ेंगे, ठीक है, माइनस के 5 ये 5x एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो जीरो ही बनेगा, यानी यहाँ इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वापस ही इस वाली को वापस ऐसे जैसे एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए इस वाले को सोल्व करेंगे, क्या बनेगा, एक्स माइनस 5 गुणनखंड मिल गया। और इस वाली से क्या हुआ कि ये प्लस का 5x है और ये माइनस का 3, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस के 2x और ये माइनस 10, यहाँ ऐसे कैसे ही है, बराबर में जीरो चलने देते हैं यहाँ से। एक्स माइनस एक गुणनखंड मिल गया, यहाँ से ये भी कुछ सोल्व हो सकता है, इसको वापस लिखते हैं, प्लस के यहाँ से 2 ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स माइनस 5, ये अपना बच गया यहाँ पे। अभी ये वापस कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस 5, अगर इसको कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स, और इस वाली टर्म में से क्या बचेगा 2, प्लस का 2। आप हमेशा साइन मेंशन किए गए, साइन हमेशा याद रखना है कि साइन बोल के ही लिखना, ताकि क्या आपको मालूम रहे कि प्लस और माइनस ये बोल के लिखेंगे तो आपके क्या ये साइन में कभी मिस्टेक नहीं होगी, ये बराबर जीरो। तो इस तरह से एक गुणनखंड को ये हम बचाते हुए चलेंगे तो अपने आप दूसरा गुणनखंड हमारे सामने आ जाएगा। तो दूसरा गुणनखंड क्या है स्टूडेंट्स में, एक्स प्लस 2। तो इससे क्या हुआ, एक्स बराबर या तो 5 है और यहाँ से वैल्यू देखें तो एक्स बराबर माइनस के 2, यानी अगर ये जीरो है तो या तो ये जीरो होगा, अगर ये जीरो है तो 5 को उधर ले जाएंगे, एक टर्म में वो सोल्व कर लेते हैं इसको, कि या तो अगर एक्स माइनस 5 बराबर जीरो है तो इससे क्या होगा, इस 5 को उधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर 5 होगा। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि एक्स प्लस 2 बराबर जीरो है, तो एक्स बराबर इस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो फर्स्ट वाला आंसर ये मिला और सेकंड ये मिला, द्विघात समीकरण के दो हल मिले। तो स्टूडेंट इस तरह से हम, ये दूसरा मेथड था, इस मेथड को हम बोलेंगे शून्य, यानी शून्य मेथड। तो स्टूडेंट हमने पहला सॉल्यूशन निकाला था द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से, और दूसरा निकाला हमने शून्य निकाल के। अगर हमको एक शून्य भी मिल जाए तो हम उससे और आसान हो जाता है, आपको क्या बार बार वैल्यू पुट करके उसका गुणा और जोड़ प्रिडिक्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी उसमें उससे थोड़ा आसान ये शून्य मेथड है। अगर हम अगर हमें ऐसी हम ढूंढ सकें देख के इन वैल्यू को कि उसमें पुट करने पर जीरो आ जाए, तो ये मेथड आसान पड़ता है। और अगर नहीं तो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। उसके अलावा एक मेथड और है जो सबसे सिंपल है, आपको ओनली उसमें एक फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए,
शून्यक मेथड वाले क्वेश्चन आप हर क्वेश्चन को शून्यक मेथड से भी कीजिए, उसी क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से भी कीजिए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे माइंड में कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या हमें दो तीन तरह की चीज़ें मिली थी कि अब सबसे पहले तो हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या किया हमने। क्या किया, सबसे पहले हमने क्या लिखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, यानी मानक रूप लिखा था। ये बार बार आपको याद रखना है। एक्स स्क्वायर यानी एक्स एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर आएगी सिंगल एक्स वाली टर्म, फिर उसके बाद बिना एक्स वाली टर्म यानी कांस्टेंट के साथ बराबर जीरो। ये तो द्विघात सम की मानक समीकरण लिखी थी। फिर इसके गुणनखंड का हमने किए थे, और गुणनखंड से सॉल्यूशन निकालने थे, तो हमने क्या मेथड यूज किया था, यानी उसमें क्या लॉ लगाया था कि हमने दो गुणनखंड किए थे। उन दो गुणनखंड को हमने ए और बी नाम दे दिया था। ठीक है, ए और बी नाम दिया था, और इनको जीरो रखा था। तो हमने एक कंडीशन में लिखी, या तो ए बराबर जीरो या बी बराबर जीरो। और दोनों गुणनखंडों को बराबर जीरो रख के हमने उसको एक रैखिक समीकरण बना ली, और उस रैखिक समीकरण को हल करके हमने एक्स की वैल्यू एक वैल्यू यहाँ से निकाली और एक वैल्यू दूसरे गुणनखंड से निकाली। तो ये तो था गुणनखंड मेथड। और एक था शून्यक, एक शून्यक से निकाला था हमने। शून्यक में क्या किया हमने, इसी समीकरण में ऐसी वैल्यू एक्स की एक वैल्यू हमने हमारे कैलकुलेशन से निकाली, जो इसमें पुट करने पर बराबर जीरो को सेटिस्फाई करते, यानी हमने एक वैल्यू निकाली। एक वैल्यू तो हमने ट्रायल मेथड से निकाल ली, ट्रायल हमने बार बार ट्रायल किया, एक वैल्यू रखी नहीं आया, फिर दूसरी रखी नहीं आया, यानी ट्रायल मेथड से निकाली। और उस एक वैल्यू को हमने एक गुणनखंड बना लिया, और जब उस गुणनखंड को हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में पहले से बनाने की कोशिश की, तो आखिरी में क्या होता है कि वही वाला गुणनखंड वापस बच गया था हमारे। और फिर हमने उस गुणनखंड को कॉमन लेके, और फिर बीच में जो दूसरा गुणनखंड को प्राप्त हुआ, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस इस फॉर्म में बना लिया। तो दूसरी थी शून्यक मेथड। और तीसरी जो है, हम अगले वीडियो में देखेंगे, वो है श्रीधर आचार्य विधि से। और श्रीधर आचार्य विधि के हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।